Hello, welcome to Gate Academy Plus. So today in the module 5 of synchronous machine, we are going to discuss about the hunting in the synchronous machine. Actually, this term is quite well known with the concept of power system stability and concept of synchronous machine. This concept is going to be learned in both the subjects in power system as well as in electrical machines. But in this particular lecture, I will deal it in the view of electrical machines, and still I am also going to utilize some of the concept of power system. तो देखिए, जब भी अपन हंटिंग की बात करेंगे तो हंटिंग जो फिनोमेना बेसिकली ये फिनोमेना अपने जो सिंक्रोनस मशीन है उसमें तभी ऑकर होता है जबकि सडन चेंज इन लोड हो गया या फॉल्ट हो गया सिस्टम में, या कभी कभी जो होता है ना कि सडन कुछ भी, मतलब कि जैसे कि लोड इंक्रीज कर दिया डिक्रीज कर दिया, तो स्टेटर रोटर इन दोनों का जो एंगल होते हैं इन दोनों के बीच में लोड एंगल डेल वो उस कंटिन्यूसली, मतलब बहुत ऐसा इंस्टेंटेनियस चेंज और इंस्टेंटेनियसली इसका बिहेवियर कांस्टेंट नहीं दिखाता है। तो ये जो सब कुछ अपन को आज को देखने के लिए मिलेगा सिंक्रोनस मशीन के इंटरनल बिहेवियर, उसका इंटरनल जो बिहेवियर होगा स्टेटर एंड रोटर का ड्यू टू सडन चेंज इन लोड, और या लोड इंक्रीज कर दिया लोड डिक्रीज कर दिया सडनली, या कह सकते हो कि जो फॉल्ट आ गया सिस्टम में, तो जो फॉल्ट आने की वजह से जो बिहेवियर होने वाला एकदम इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है उसका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत ही कम होता है, तो उसमें बहुत सडन चेंज देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो मैकेनिकल क्वांटिटीज है उसमें जितना सडन चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि जो मैकेनिकल क्वांटिटीज होती है उनका टाइम कॉन्स्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, उनका इनर्शिया होता है, तो ऑब्वियस है कि उसकी वजह से वो थोड़ा टाइम लेगा उस पर्टिकुलर मोशन से किसी और दूसरी पोजीशन को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, मैं बात करूंगा कि हंटिंग बेसिकली होता क्या है। इसके पहले देखिए, अपन सिंक्रोनस मशीन में कंसेप्ट पढ़े थे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट। इसको अपन अलग अलग नाम से बोलते थे, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट, स्टिफनेस फैक्टर, सिंक्रोनाइजिंग कपलिंग कोएफिशिएंट, वी कैन कॉल इट एज रिजिडिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर, ऐसे अलग अलग नाम से अपन ने उसको बोला था। तो सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट का मतलब मैंने आपको उस टाइम पे समझाया था कि सपोज अगर मेरा ये जो हाथ है राइट हैंड, सपोज स्टेटर है, और जो मेरा लेफ्ट हैंड है रोटर है, तो स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में जो कपलिंग है, कपलिंग कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा टाइट है, कितनी ज़्यादा उसकी कपलिंग जो स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है, ये डिपेंड करेगा उसका सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना ज़्यादा है उसके ऊपर। अगर सपोज तुम्हारी जो सिस्टम है अगर उसका स्टीफनेस बहुत ज़्यादा है, तो जो सिस्टम में जो भी कुछ चेंज आएंगे, मतलब जितना लोड तुम बढ़ाओगे उतना लोड क्या कर जाएगी, ये जो कपलिंग है क्या करेगी। सपोज अगर मेरे इन दोनों हाथों पे अगर आपने कुछ सपोज कुछ वेट रखना स्टार्ट कर दिया, तो जब तक इन हाथों की कैपेसिटी है तब तक क्या करेंगे, झेल लेंगे, उसको बियर कर लेंगे। लेकिन जैसे भी और लोड अगर बढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं अपनी जो मुट्ठी होगी, ये जो मतलब मैंने जो एक दूसरे को पकड़ के रखा है, दोनों हाथ एक दूसरे को छोड़ देंगे, क्योंकि इतना लोड वो बियर नहीं कर पाएगी। तो सेम केस जो होता है आपके पास सिंक्रोनस मशीन में भी होता है। जब आप स्टेटर और रोटर की बात कर रहे हो, तो उसमें जब तक आप अपना लोड बढ़ाते जाओगे, सपोज अगर मैं सिंक्रोनस मोटर की बात कर रहा हूं, तो मोटर में क्या होता है, आपका जो लोड होता है, लोड कैसा होता है, मैकेनिकल लोड होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप मैकेनिकल लोड बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसके ऊपर लोडिंग बढ़ती जाएगी। अब लोडिंग बढ़ती जाएगी, और सपोज आपकी जो सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस जो मोटर है, वहां पे अगर उसका सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट, और मैं कह सकता हूं कि उसका कपलिंग कोएफिशिएंट अगर बहुत ज्यादा है, उसका स्टिफनेस अगर बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा, जितना ज्यादा आप लोड बढ़ा रहे हो उस लोड के जो चेंजेस होंगे, मतलब इसके पहले 10 सपोज 10 न्यूटन मीटर का लोड था, अब कितना हो गया, 25 न्यूटन मीटर का है। सपोज अगर इस लोड को भी अगर वो बहुत ही आसानी से झेल लेती है आपकी मशीन, इसका मतलब उसका स्टीफनेस बहुत ज़्यादा है। अब लोड को मतलब उतना बियर कर लेना, इसका मतलब क्या, वो ऐसा चेंज, ऐसा सडन चेंज दिखाती नहीं है कि मतलब मेरे ऊपर इतना लोड बढ़ा दिया ऐसा। लेकिन कुछ मशीन ऐसे होंगे कि जिनका स्टीफनेस कोएफिशिएंट कम है, जिनका कपलिंग कोएफिशिएंट कम है, तो ऑब्वियस है कि वो मशीन क्या करेगी, उसका चेंज इन लोड को जो बिहेवियर होगा वो उनके इंटरनल जो बिहेवियर होगा उसको दिखाना स्टार्ट कर देगी। अब ये बिहेवियर कैसे होगा, जो स्टेटर और रोटर इन दोनों के बीच में जो एंगल था डेल एंगल, अब ये डेल एंगल मतलब इतना आसानी से मेंटेन नहीं होगा। अब क्या करेगा, दोनों के बीच में जो कपलिंग होगी, कपलिंग थोड़े से वीक होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो इसके पहले जो टाइट कपलिंग थी अभी टाइट ही नहीं रहेगी, थोड़ी वीक होने की कगार पे चली जाएगी। अभी जो पूरा का पूरा जो फिनोमेना होगा वो किस टाइप से बेसिकली उसमें आकर होता है, ये पूरा बहुत छोटे पीरियड के लिए होता है, ट्रांजिएंट कह सकते हैं आप उसको, मतलब ये ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है कि जो लोड एंगल डेल होगा किस तरीके से चेंज होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालेगा हंटिंग इन द सिंक्रोनस मशीन। ठीक है, और ये दोनों में ऑकर होता है, सिंक्रोनस जनरेटर में भी होता है, सिंक्रोनस मोटर में भी होता है। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं कि हंटिंग बेसिकली किस टाइप से होता है। और ये जो हंटिंग वाला फिनोमेना है अपन बात करने वाले किस केस में, कि जब मोस्ट ऑफ द केसेस में अपन बात करेंगे इसको सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन्स में, मतलब मोटर जनरेटर दोनों के केस में। ठीक है, हाँ, तो अपन को पता है भाई क्या, कि हंटिंग हंटिंग के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मोटर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसके बारे में, सिंक्रोनस मोटर के बारे में। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर।
ठीक है। चाहे आप मोटर ले लो, जनरेटर ले लो, जैसे मैंने बोला कि दोनों के केस में एप्लीकेबल है, मतलब दोनों केसेस में एक्चुअली सिंक्रोनस मशीन जो होता है दोनों में हंटिंग का फेनोमेना ऑकर होता है। तो देखिए अपन को पता है कि दोनों का जो एक्चुअल वर्किंग इक्वेशन होता है, मतलब जो पावर इक्वेशन होता है बेसिकली, तो कंसिडर अ लॉसलेस सिस्टम। तो लॉसलेस सिस्टम में जो आपके पास जनरेटर मोटर दोनों में जो पावर ट्रांसफर का जो एक्टिव पावर का जो एक्सप्रेशन होता है, दैट एक्सप्रेशन इज गिवन बाय पावर पी इज इक्वल्स टू ई एफ इंटू वी टी अपॉन एक्सेस इंटू वॉट साइन डेल, इंटू वॉट साइन डेल, इस टाइप से होता है। ठीक है। तो देखिए अगर सपोज मैं अपना एक्साइटेशन अगर एक्साइटेशन को मैं कांस्टेंट कर दूं, टर्मिनल वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं, और जो रिएक्टेंस है अपने पास सिस्टम का वो भी अगर सपोज कांस्टेंट है, और वो तो कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी जो चीज़ें उसके इंटरनल जो कि जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन वगैरह, ये सब कंसेप्ट अगर सपोज मैं ऐसा मान लूँ कि उनका बिहेवियर अगर मैं कांस्टेंट कंसिडर कर लूँ, तो जो मेरे पास जो एक्टिव पावर होगी पावर पी, दिस पावर पी इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल, एंड दिस साइन डेल इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज डेल, क्योंकि जैसा डेल बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन डेल बढ़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसा आपके पास जो डेल है, जैसा डेल बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, साइन डेल बढ़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्टिव पावर बढ़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एक्टिव पावर बढ़ने वाला। इसका मतलब क्या, जो एक्टिव पावर का चेंज होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद व्हाट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द साइन डेल। जैसे जैसे डेल का वैल्यू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे साइन डेल भी बढ़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर ट्रांसफर भी बढ़ेगी। जैसे जैसे आपका पास डेल का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री के बाद अगर उसने स्टार्ट कर दिया आगे बढ़ना, तो उसके बाद उसके प्रोपोर्शन में एक्टिव पावर भी क्या होगी, एक्टिव पावर कम होना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि साइन का जो कर्व होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीजिंग होता है, 90 से 180 तक डिक्रीजिंग होता है। तो सपोज अगर मैं इसके अगर अलग अलग वैल्यूज के लिए, अगर मैं सपोज डेल के अलग अलग वैल्यूज के लिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, 120 के लिए, 150 के लिए, 180 के लिए, अगर मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूँ, तो अपन सिंक्रोनस मशीन में तो उसको बहुत बार ड्रॉ किया उस ग्राफ को, पी डेल कर्व को। तो देखिए उसका ग्राफ बेसिकली किस स्टेप से आने वाला है, देखिए उसका ग्राफ किस टाइप से आने वाला है। ये सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे डेल है एक्स एक्सिस पे, और जो वर्टिकल वाई एक्सिस है उसके ऊपर क्या है मेरे पास, सपोज अगर पावर है, उसके ऊपर क्या है, सपोज मेरे पास पावर है, तो यहाँ से जो उसकी ग्राफ आएगी बेसिकली देखिए उसका ग्राफ किस टाइप से आने वाला है, इसका ग्राफ देखिए इस टाइप से आने वाला है। तो ये जो ग्राफ है कैसा है, साइन का कर्व है, कैसा है, साइन का कर्व है। इसके आगे भी तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतना ज़्यादा डेल का कभी वैल्यू होता नहीं। वैसे भी अगर मैं बात करूँ तो 90 डिग्री से तो डेफिनेटली उसके लेस पे ही अपन उसको ऑपरेट कराते हैं। मैंने बहुत बार आपको डिस्कस किया इन सब चीज़ों के बारे में। जो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 34 से लेकर 40, मैक्सिमम 34 से लेकर 40 के बीच में अपन उसको ऑपरेट कराते हैं। तो कभी कभी 41 42 भी चला जाता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो 34 35 36 37 तक चले जाते हैं अपन उसको, ठीक है। तब तक अपन उसको ऑपरेट कराते हैं। तो जो मैक्सिमम आपको पावर ट्रांसफर जो मिलने वाली है कहाँ तक मिलेगी, डेल का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, π/2 जब होगा, तब तक अपन को क्या मिलता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट पी, दिस इज एक्टिव पावर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, पी मैक्स होगा आपके पास, क्योंकि एक्टिव जो मैक्सिमम पावर मिलेगी आपको पी, दिस विल बी व्हाट व्हेन डेल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, जो ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस है उसको अपन क्या बोल सकते हो, पी मैक्स बोल सकते हो। तो जो आपके पास पी मैक्स का जो वैल्यू आएगा, पी मैक्स इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, ई एफ इंटू वी टी अपॉन व्हाट, एक्सेस, upon what, excess. This is nothing but what, this is the value of what, maximum power, this is the value of what, maximum power। जैसे मैंने कि आपको बताया अभी कि जब भी अपन बात करते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट, तो उसमें अपने देखा होता कि रेट ऑफ चेंज की जब अपन बात करते हैं, किसकी, जब रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल डेल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन व्हाट डिफरेंट, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिफरेंट लोड्स, और आई कैन से डिफरेंट जो भी कुछ वेरिएशंस आने वाले उनके करस्पॉन्डिंग, तो अपन को देखना है कि उन वेरिएशंस के करस्पॉन्डिंग डेल किस टाइप से चेंज करता है, ये अपन को देखना होता है, ठीक है। तो वो डेल का थोड़ा अगर कंसेप्ट अगर अपन को अच्छे से समझना है तो उसके लिए देखिए मैं उसका पी डेल जो उसका जो बेसिक जो ये होता है फेजर डायग्राम, वहाँ से अपन उसको समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने जब आपको सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस मोटर के जब फेजर डायग्राम के बारे में ड्रॉ करना स्टार्ट मतलब बताया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि देखिए जो आपके पास जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हाँ ठीक है, सपोज अगर मैं यहाँ पे फील्ड एमएमएफ मान लूँ, क्या मान लूँ, फील्ड एमएमएफ, मेन एमएमएफ अगर सपोज मैं उसको मान लूँ, ठीक है, रोटर एमएमएफ भी कह सकते हो आप उसको, क्योंकि रोटर के ऊपर आपने क्या की होती है, फील्ड वाइंडिंग लगाई होती है, ठीक है। ये फील्ड एमएमएफ है, यहाँ से 90 डिग्री क्या होगा आपके पास, एक्साइटेशन वोल्टेज होगी ई एफ, यहाँ से 90 डिग्री क्या होगा आपके पास, एक्साइटेशन वोल्टेज होगा भाई ये ई एफ, ठीक है, इस टाइप से होगा एक्साइटेशन वोल्टेज, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब मुझे टर्मिनल वोल्टेज की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए मैं ई एफ और वी टी इन दोनों के बीच में डेल एंगल वगैरह दिखा नहीं रहा हूँ, वैसे दिखा सकते कोई दिक्कत नहीं अगर आपको दिखाना होगा तो, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं, तो ज़्यादा ही मतलब बड़ा डायग्राम करके कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर चाहे तो आप लोग उसको लिख भी लेते हैं, क्योंकि आपको कहीं पर डिफिकल्टी ना आए इसके लिए मैं ये लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अपन अभी तक वैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एंगल डेल, ठीक है। उसके बाद अपन ड्रॉ करेंगे क्या, उसके बाद अपन ड्रॉ करेंगे आर्मेचर करंट, क्या ड्रॉ करेंगे, आर्मेचर करंट वाली ड्रॉ एक्सेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये आपको पता चल गया होगा कि सपोज अगर मैं इसको आर्मेचर करंट बोल रहा हूँ, क्या, इफ दिस इज माय आर्मेचर करंट,
ठीक है। तो आर्मेचर करंट और टर्मिनल वोल्टेज इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दिस विल बी व्हाट फाई, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा आपके पास दिस इज नथिंग बट व्हाट साई, इंटरनल पावर फैक्टर एंगल साई बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस टाइप से। और देखिए मैंने यहाँ पे आर्मेचर करंट ड्रॉ की है, तो ऑब्वियस है कि जब मैं सिंक्रोनस मोटर की बात करता हूँ तो उसका जो एमएमएफ होता है आर्मेचर करंट का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो उसका जो एमएमएफ होगा आपके पास आर्मेचर करंट का, मतलब ये बनेगा आपका पास आर्मेचर एमएमएफ एफ ए, ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करूंगा मैं। आपके पास देखिए फील्ड एमएमएफ भी, आपके पास आर्मेचर एमएमएफ भी, इन दोनों की वजह से जो आपके पास रिजल्टेंट एमएमएफ आएगा दैट विल बी व्हाट एफआर। एफआर क्या आएगा, इन दोनों का जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा ये क्या आएगा आपके पास, मेरे पास ये जो आएगा आपके पास दिस विल बी नथिंग बट व्हाट दिस विल बी एफ आर। क्या आएगा, एफ आर। और एफ आर को अपन ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एफ आर को सपोज अगर मैं ज्वाइन करने की बात करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा एफ आर। ये क्या बनेगा मेरे पास, दिस इज नथिंग बट एफ आर बनने वाला है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बनेगा एफ आर। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर अगर एफ आर है तो मतलब जो ई आर बनेगा वो क्या बनेगा 90 डिग्री। देख लीजिएगा आप वहाँ से एफ आर से क्या बनेगा, वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इस टाइप से। अब मैं क्या कंसिडर करता हूँ, मैं अगर मैंने बोला कि आपको अगर डेल का वेरिएशन देखना, डेल किस तरीके से चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करनी है, तो देखिए अपन क्या कंसिडर करते हैं, किसी एक रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं, उस रेफरेंस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अपन देखने वाले कि डेल का पोजीशन किस टाइप से। क्योंकि सपोज अगर मैं यहाँ पे खड़ा और मेरे रिस्पेक्ट में अगर आप वहाँ पे खड़े हो, सपोज ये वाली जो दीवार है उसके बगल में खड़े हो आप, ठीक है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आप अगर मेरा अगर वेरिएशन देखना चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे कि मैं उस पॉइंट से कितना चेंज हो रहा हूँ, कितनी मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, कितना स्पीड से मैं दौड़ रहा हूँ वगैरह। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट मानना पड़ेगा आपको और उसी के रिस्पेक्ट में आप बात कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे किसी एक रेफरेंस प्लेन को मैं मान ले रहा हूँ। किसको, एक रेफरेंस प्लेन को सपोज अगर मैं मान ले रहा हूँ, तो देखिए ये बन जाएगा मेरे पास, ये रेफरेंस प्लेन है मेरे पास। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास एक रेफरेंस प्लेन या रेफरेंस एक्सिस तुम बोल सकते हो उसको। ठीक है, इस टाइप से। अब ये देखिए आर्मेचर है, आर्मेचर किस में होती है, स्टेटर में कनेक्टेड होता है आपके पास आर्मेचर। ठीक है, मतलब जो आर्मेचर जो होती है स्टेटर में होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है एफ एफ इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज रोटर फील्ड करंट, सॉरी रोटर फील्ड एमएमएफ, एंड दिस इज व्हाट रिजल्टेंट फील्ड एमएमएफ, रिजल्टेंट एमएमएफ एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर्मेचर एमएमएफ। ठीक है, तो अपन को एक बात पता है क्या कि जो रिजल्टेंट आपके पास जो रोटेटिंग एक्सिस, जो रिजल्टेंट एमएमएफ होता है आपके पास, वो कौन से स्पीड से दौड़ता है, मतलब कौन से स्पीड से रोटेट करता है आपके पास। जो रोटेटिंग मेन फील्ड जो होती है आपके पास, रिजल्टेंट मेन फील्ड, इट रोटेट्स एट द सिंक्रोनस स्पीड, इट रोटेट्स एट व्हाट, इट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, इट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड, सॉरी हाँ ओमेगा एस आएगा, इट रोटेट्स एट व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड ओमेगा एस से दौड़ता है। ठीक है, और जो आपके पास एफ आर और एफ एफ जो होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, कितना होता है एंगल, इन दोनों के बीच में जो बेटा जो एंगल होता है वो होता है आपके पास डेल। कितना होता है एंगल, डेल, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है, अगर आपके पास जो एफ आर है, एफ आर अगर सपोज ओमेगा एस से अगर रोटेट कर रहा है, इसका मतलब जो एफ एफ है और एफ आर, इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा, उस एंगल का अगर मैं बात करूँ तो एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो आपके पास ओमेगा कितना, ओमेगा एस के बराबर है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, ओमेगा एस। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना बनेगा आपके पास, इट विल बी ओमेगा एस। ठीक है, उसके बाद सपोज अगर मैं बात करूँ तो आपके पास रेफरेंस एक्सिस कौन सी, एफ आर है, और ये क्या आपके पास, सॉरी ये रेफरेंस एक्सिस है, रिजल्टेंट एक्सिस है। ठीक है, अब सपोज अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास जो रेफरेंस एक्सिस होती है, रेफरेंस एक्सिस और जो रिजल्टेंट एक्सिस है, जो आपके पास जो रिजल्टेंट एक्सिस होती है, मैं कह सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट फील्ड होती है आपके पास कौन से स्पीड से दौड़ती है, सिंक्रोनस मशीन में जो बात कर रहे हैं मैं, सिंक्रोनस मशीन में कोई भी जो स्पीड हो जाए आपके पास बेसिकली देखा जाए तो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, मतलब एक ही स्पीड होती है, इसके लिए उसको सिंक्रोनस बोला जाता है। एक्चुअली अपन जो बात करें उसमें क्या है ना कि चेंज इन स्पीड जहाँ पे आएगा उसके बारे में बात करें, लेकिन जो कुछ भी हो जाए, लेकिन जो रिजल्टेंट फील्ड है आपके पास, रिजल्टेंट एक्सिस जो आपके पास एफ आर, इट विल ऑलवेज रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, इट विल ऑलवेज रोटेट एट व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड। तो अगर सपोज इसका जो स्पीड है, सपोज अगर इसका सिंक्रोनस स्पीड है ओमेगा एस, ठीक है, क्या है ओमेगा एस, तो अगर सपोज मैं ये रेफरेंस एक्सिस है, या मैं कह सकता हूँ ये जो मेरे पास जो एक्चुअल एक्सिस है, कैसे स्टेशनरी एक्सिस तुम कह सकते हो, ये जो रेफरेंस है इस यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ मैं एफ आर को, तो मतलब क्या एफ आर और रेफरेंस एक्सिस इन दोनों के बीच का अगर मैं अगर सपोज एंगल की अगर बात करूँ, अगर ये ओमेगा एस है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर मुझे थीटा दिखाना होगा तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एक्चुअली दिस एंगल इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ओमेगा एस टी। ठीक है, तो मतलब क्यों, क्योंकि एफ आर जो ओमेगा एस से रोटेट कर रहा है इसके लिए। ठीक है, और ये जो होता है आपके पास एफ एफ रोटर फील्ड जो है, मतलब जो रोटर आपकी जो रोटेट कर रही है, रोटर कितने एंगल से रोटर कितने स्पीड से रोटेट कर रही है। अभी जो रोटर की स्पीड है ना, ये स्पीड ही बताएगी अपन को कि बेसिकली उसमें ऑसिलेशंस आ रहे हैं, मतलब जो चेंज हो रहा है, और मैं कह सकता हूँ कि जो हंटिंग आ रही है, और कह सकते हैं अपन कि उसमें
जो भी कुछ चेंज, और मैं कह सकता हूँ कि जो मिस मैचिंग जो ऑकर होने वाला है सिंक्रोनस स्पीड से, थोड़ा जो उसका स्पीड डेविएट होने वाला है, वो स्पीड होगा आपके पास रोटर का। किसका स्पीड होगा? रोटर का। क्योंकि रिजल्टेंट फील्ड जो आपके पास, इट विल ऑलवेज रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, बट व्हाट एवर डेविएशन वी आर गोइंग टू सी, इट इज गोइंग टू ऑकर इन केस ऑफ द रोटर। इट इज गोइंग टू ऑकर व्हाट? इन केस ऑफ द रोटर। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि उस टाइम पे जो रोटर का स्पीड होगा किसी एक एबनॉर्मल कंडीशन में, जैसे कि मैंने बोला कि सडन चेंज इन लोड, सडन इंक्रीज इन द इनपुट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज व्हाट, इनपुट में सडन चेंज कर दिया आपने, या लोड में चेंज कर दिया सडन, या फॉल्ट ऑकर हो गया, या ऐसा कोई ऑबनॉर्मल ऑपरेशन हो गया कि जिसकी वजह से जो रोटर का स्पीड है वो उसका स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड से डेविएट कर गया। हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा हो गया, हो सकता है उससे कम हो गया। तो उस पर्टिकुलर केस में अगर अपन बात करें तो देखिए उसका जो स्पीड होगा सिंक्रोनस स्पीड से कुछ अलग होगा। मैं उसको ओमेगा नाम दे रहा हूँ। क्या नाम दे रहा हूँ मैं इसको? ओमेगा नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं रोटर का जो एंगल बनेगा रेफरेंस एक्सिस के साथ, उसकी बात अगर मैं करूँ तो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू व्हाट? सॉरी, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी के बराबर होगा। तो दिस विल बिकम व्हाट? ओमेगा टी। दिस विल बिकम व्हाट? ओमेगा टी के बराबर होगा। ठीक है, और जो आपके पास एफ एफ और एफ आर इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, एंगल कितना होता है आपके पास? डेल होता है। कितना होता है भैया? डेल एंगल होता है। ठीक है, तो सपोज अगर मैं डेल की वैल्यू अगर ओमेगा एस और ओमेगा टी इन दोनों के बीच में, मतलब उसके टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो देखिए जो डेल है, डेल का वैल्यू बेसिकली किस टाइप से आने वाला है? तो डेल इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ओमेगा एस टी माइनस व्हाट? ओमेगा टी माइनस व्हाट? ओमेगा टी। दिस इज नथिंग बट व्हाट? डेल। दिस इज नथिंग बट व्हाट? डेल। अब देखिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल होगा ना, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि अपन के पास जो लोड का चेंज होगा, और जैसे मैंने अलग अलग आपको कॉजेज बताया कि जिसकी वजह से हंटिंग होती है। आप सिस्टम में जिनकी वजह से हंटिंग होगी उसकी वजह से क्या चेंज होगा? डेल चेंज होगा। और डेल के चेंज होने की वजह से आप देखना कि जो स्टेटर और रोटर दोनों के बीच में जो आपके पास इसके पहले जो एंगल मेंटेन था, अभी एंगल मेंटेन नहीं होगा। हो सकता है कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा ओमेगा एस और ओमेगा इन दोनों के वैल्यूज कैसे उसके ऊपर। बात समझ में आ रही? तो सपोज जब चेंज होगा तो उसका मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मुझे डेल पता करना है तो देखिए डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, differentiate it with respect to what? T. Then this will become what? This will become d del by dt. This is equals to omega s minus what? Omega s minus what? Omega। इस टाइप से होगा। ठीक है, अब देखिए जो रेट ऑफ चेंज है आपके पास डी डेल बाई डी टी, अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, अगर निगेटिव आया तो क्या होगा, उसके बारे में अब अपन बात कर लेते हैं। सपोज अगर मैंने बोला क्या, सपोज अगर मैंने बोला कि ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ओमेगा, जो डी डेल बाई डी टी होगा, दिस डी डेल बाई डी टी इज गोइंग टू बी व्हाट? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो मतलब एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि एक वैल्यू बड़ा है दूसरे वैल्यू से, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, हाँ, तो एक्सेलरेशन होगा। रोटर आपके पास कम स्पीड से दौड़ रही है बेटा, क्या कर रही है? रोटर आपके पास कम स्पीड से दौड़ रही है। अगर रोटर आपके पास कम स्पीड से दौड़ रही है तो एक सिंपल बात मुझे बता दीजिए, जब अपन सिंपल नॉर्मल बात करते हैं, किसी भी एक डायनामिक इक्वेशन पढ़ते हैं किसी भी मशीन की, चाहे सिंक्रोनस हो जाए, इंडक्शन हो जाए, या डीसी हो जाए, तो उसमें अपन देखिए जब उसके डायनामिक इक्वेशन की बात करते हैं, ये पॉइंट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब अपन उसके डायनामिक इक्वेशन की बात करते हैं मशीन की, ठीक है, डायनामिक इक्वेशन ऑफ मोटर, ठीक है, रोटेटिंग मशीन के डायनामिक इक्वेशन, डायनामिक इक्वेशन ऑफ ए मशीन क्या होता है? जी इंटू डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क माइनस व्हाट? मैकेनिकल टॉर्क। इस टाइप से होता है। ठीक है, जब अपन उसको पावर सिस्टम में पढ़ते हैं तो उसको अपन दोनों साइड से ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये वाली जो टर्म होगी आपके पास, दिस विल बिकम एम मल्टीप्लाई बाय वास डी स्क्वायर डेल बाय डी टी स्क्वायर। जो थीटा है अपन उसको डेल से इंडिकेट करते हैं इसमें पावर सिस्टम में, एंड दिस बिकम व्हाट? पावर पी से मल्टीप्लाई करने के बाद दिस विल बिकम व्हाट? पी ई माइनस व्हाट? पी एम। इस टाइप से बोलते हैं अपन उसको। ठीक है, अब उसमें अपन क्या बोलते हैं, अगर सपोज ये वाली टर्म अगर पॉजिटिव आ गई तो उसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, और ये वाली टर्म अगर निगेटिव आ गई तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? ई पी ई इज ग्रेटर देन पी एम, इट मीन्स व्हाट? ये एक्सेलरेशन होता है बेसिकली देखा जाए तो, दिस विल व्हाट? एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर सपोज पी ई लेस है आपके पास किसके कंपैरिजन में? पी एम के कंपैरिजन में, देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डी एक्सेलरेशन। देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन कब होता है, डी एक्सेलरेशन कब होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सिमिलरली अगर सपोज मैं ओमेगा एस अगर मैं लेस कर दूँ ओमेगा 1 से, सॉरी क्या है, ओमेगा एस सिर्फ, तो ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये वाला जो टर्म बनेगा आपके पास डी डेल बाय डी टी, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये क्या होने वाला है आपके पास? नेगेटिव होने वाला। बात समझ में आ गई? ठीक है, मतलब क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डेल होगा, इसका मतलब क्या? जो डेल का इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, देखिए किस स्टेप से होने वाला है। अब अगर सपोज डेल का जो आपके पास ओमेगा एस माइनस ओमेगा उन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर डिफरेंस पॉजिटिव होगा, मैं आगे पूरा समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि कहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, कहाँ पे डी एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे समझा दिया तो हो सकता है कहीं पे आपको डायरेक्टली प्रॉब्लम आ जाए। मैं इसके लिए आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर और जो मैकेनिकल पावर होता है उसके डायनामिक इक्वेशन से मैंने आपको समझाया। ठीक है, मतलब क्या? देखिए
जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डेल है ना, डेल इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो चेंज होगा आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसका स्लोप देखते हो, यहाँ पे तो देखिए स्लोप कैसे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या डी डेल बाई डी टी पॉजिटिव, मतलब क्या डेल इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हो उसका स्लोप देखिए कैसा, इस पॉइंट में अगर देखा जाए तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है उसका स्लोप, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हो, तो कैसे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब अपन को अगर इसको देखना है कि जितने कॉजेस मैंने बताया कि सडन चेंज इन लोड अगर मैं बताया या कुछ भी कर दिया, तो उसमें देखना उसका जो लोड होता है या देखिए किस टाइप से अपन को देखने के लिए मिलता है। इसमें देखिए बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक सपोज एक सिंक्रोनस मशीन है, क्या आपके पास सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, इस टाइप से आपके पास एक मशीन है, ठीक है, मैं उसका पीडेल कर के बारे में बात कर रहा हूँ उस मशीन के। अब इसमें क्या करते हैं ना कि देखिए अपन क्या करते हैं, ये एक्चुअली उस मशीन का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है, क्या उस मशीन का इलेक्ट्रिकल पावर का कर होता है, क्योंकि अपन ने लिखा था ना पीई मतलब इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू पी मैक्स साइन डेल विच इज इक्वल्स टू ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस इनटू साइन डेल। ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ऑब्वियस है कि दो पावर होगा दैट इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकल पावर, और पी एम जो कि आपके पास लोड होता है, लोड कैसा होता है आपके पास मैकेनिकल होता है, तो लोड कैसा मैकेनिकल है। अब सपोज मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इनिशियली मेरी मोटर कैसे ऑफ है, मेरी मोटर कैसे इनिशियली ऑफ है। अगर मेरा मोटर ऑफ होगा तो एक बात सिंपल मुझे बता दीजिएगा, और लोड मैंने ऑपरेट मतलब लोड मैंने मेरी मोटर के ऊपर सपोज लगा दिया, मतलब मैकेनिकल लोड मैंने लगा दिया, इनिशियली मेरी मोटर ऑफ है, मैं मोटर को ऑन करूंगा, ऑन करने के देखिए कुछ समय तक थोड़ा अपन को ऐसा जर्क टाइप ऐसा कुछ नजर आता है, मतलब डायरेक्टली आपकी मोटर ऑन करके डायरेक्टली जो उसकी रेटेड स्पीड है रेटेड स्पीड तक नहीं जाती है, थोड़ा उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, जो कुछ इंटरनल बिहेवियर होगी उसका जो ऑपरेशन होगा उसमें थोड़ा कुछ डिले होगा जब तक उसका रेटेड ऑपरेशन पहुंचता है तब तक। ठीक है, अब वो इंटरनल जो ऑपरेशन होगा वो किस स्टेप से होगा उसको थोड़ा अपन यहाँ से देख लेते हैं। मैंने बोला कि मेरी मशीन का जो एक्चुअल कर होता है ऐसा होता है, जो रेटेड पे होता है, ठीक है, रेटेड पे ऐसा होता है, और इनिशियली मैंने क्या कर दिया, मेरी मोटर को क्या कर दिया, मैंने सपोज ये मैकेनिकल लोड अप्लाई कर दिया। मैकेनिकल लोड कैसा है, कांस्टेंट है मेरे पास, मतलब क्या पीएम जो मैकेनिकल पावर है जो उसकी डिमांड है कैसा है, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, तो मैं इसको बोल रहा हूँ पीएम। ये जो मेरे पास पावर होगी आपके पास दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, और ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर का पीक है इसका मतलब क्या, दिस इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर, ये क्या मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल पावर है। अब मुझे देखना है कि सपोज अगर मैं यहाँ से उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, दिस इज लोड एंगल डेल। सपोज अगर मैं उसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे तो नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज अगर मैं उसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो देखिए उसका बिहेवियर बेसिकली होता कैसे है, देखिए उसका बिहेवियर बेसिकली होता कैसे है। ये ए वाला एक पॉइंट है, सपोज ए या बी जो भी कुछ मानना है आपको, सपोज मैं उसको ए पॉइंट मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, सपोज अगर ए पॉइंट मान रहा हूँ। अब सिंपल एक बात मुझे बताइएगा आप कि जब मैं इनिशियली अगर बात करूँगा तो देखिए इनिशियली मेरी एक्टिव पावर कैसे, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पावर मेरे इनिशियली इस पर्टिकुलर ओ पॉइंट पर अगर मैं देखूँ, मैंने बोला कि दिस इज वॉट, दिस इज नथिंग बट पीई, दिस इज वॉट इलेक्ट्रिकल पावर पीई, ठीक है, और ये जो मेरे पास पीएम है ये मेरे पास क्या है, दिस इज पीएम मैकेनिकल पावर है। अब आप मुझे खुद बताइएगा, आप मुझे खुद बताइएगा, जो अगर मैं ओ पॉइंट पे देखूँ तो देखिए ओ पॉइंट पे मेरी इलेक्ट्रिकल पावर कैसी है, हाँ ठीक है, एट पॉइंट ओ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एट पॉइंट ओ अगर मैं बात करूँ, देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर कैसे जीरो है, मैकेनिकल पावर कैसे ये नॉन जीरो है। इसका मतलब क्या, जो मेरे पास ये जो आएगा मेरे पास m इंटू डी स्क्वायर डेल बाई डी टी स्क्वायर, ये जो मेरे पास ये आएगा ये क्या होगा मेरे पास जीरो माइनस पी एम, दिस इज नथिंग बट व्हाट माइनस पी एम। अब देखिए भाई, जब आपके पास जो मैकेनिकल जो इलेक्ट्रिकल पावर है जैसे भी जीरो हो गया तो जीरो माइनस पी एम, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस विल बिकम निगेटिव, दिस विल बिकम व्हाट निगेटिव। मतलब क्या जो चेंज आ रहा है कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब क्या, जब m इंटू डी स्क्वायर डेल बाई डी थीटा मतलब डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू निगेटिव आता है, तो देखिए मैंने क्या बोला था, मतलब क्या पी एम ज़्यादा है पी के कंपैरिजन में, तो क्या होता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन कब होगा, जब रोटर का स्पीड कैसा आपके पास कम होगा, जो सिंक्रोनस स्पीड है उसके कंपैरिजन में अगर रोटर का स्पीड कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। चाहे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये तभी हो सकता है कि जब क्या होगा आपके पास ओमेगा एस इज ग्रेटर देन व्हाट ओमेगा, ठीक है, और आपके पास एक्सेलरेशन कब होगा, आपके पास एक्सेलरेशन तब होगा कि जब रोटर का स्पीड क्या होगा, when rotor speed is greater than what synchronous speed, when जब rotor speed is greater than synchronous speed then in that case there will be acceleration। बात समझ में आ गई, इस टाइप से। इसका मतलब क्या, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो देखिए ये कहाँ पे होगा, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो डी डेल बाई डी टी कैसा आपके पास पॉजिटिव, इसका मतलब क्या डेल इंक्रीज करेगा, डी डेल बाई डी टी पॉजिटिव मतलब क्या डेल इंक्रीज कर रहा है, क्या करेगा डेल इंक्रीज करेगा। अब देखिए डेल आपके पास अभी इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि ये एक्सेस है आपके पास, इस एक्सेस पे डेल इंक्रीज करेगा, मतलब ऑब्वियस है कि अगर डेल इंक्रीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज करेगा, जो एक्टिव पावर होगी वो इंक्रीज करेगी, पी इज इक्वल्स टू साइन डेल कर होता है आपके पास। तो मैंने क्या बोला था, जैसा डेल इंक्रीज होगा तो साइन डेल इंक्रीज होगा, साइन डेल इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, पी इंक्रीज होगा, क्योंकि ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस अगर मैंने कांस्टेंट बोली तो ऑब्वियस है जैसा डेल इंक्रीज हो रहा है तो उसके प्रोपोर्शन में क्या इंक्रीज होगा आपके पास, पावर इंक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो कि देखिए आपके पास ये जो कर होगा, देखिए मतलब जो आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा अभी देखिए यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगा, और आपका भी क्या हो रहा है,
अभी क्या आपके पास रोटर की स्पीड कैसी कम है किसके कंपैरिजन में, सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन। सिंक्रोनस स्पीड है, उस सिंक्रोनस स्पीड से आपके रोटर का स्पीड कम है और आपके रोटर का स्पीड कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा। डी एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा आपके पास सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा और आपके पास रोटर स्पीड कम, तो उसकी वजह से डी डी एल बाई डी टी क्या कर गया, पॉजिटिव आ गया। डी डी एल बाई डी टी पॉजिटिव मतलब क्या, डेल का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब डेल क्या करेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएगा तब तक कि जब तक आपको नेक्स्ट ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं मिलता जहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। दोनों पावर जब तक स्टेबल नहीं होती और दोनों का जो चेंज होगा कांस्टेंट नहीं होता तब तक क्या करेगा, डेल इंक्रीज होता चला जाएगा। अब डेल देखिए क्या इस एक्सिस पे किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है उसके बारे में अपन को अभी देखना है। तो देख सकते हो कि आप देखिए डेल कैसे कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, डेल कैसे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर डेल कैसे इंक्रीज हो रहा है और आप बोल रहे हैं पावर भी इंक्रीज हो रही है। देखिए अगर आप इस एक्सिस पे देखो तो देखिए इस एक्सिस पे अगर जैसे चलोगे तो इस एक्सिस पे देखिए किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें, देखिए इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ से जीरो से डेल का वैल्यू यहाँ तक आया और जो पावर है आपके पास जीरो से पी तक गया। इस पॉइंट तक अगर आप देखेंगे तो देखिए इस पॉइंट तक आपके पास जीरो से देखिए डेल तक इंक्रीज होगा और यहाँ से जीरो से लेकर पी तक क्या होगा, पावर इंक्रीज होगा। मतलब क्या इस एक्स एक्सिस पे डेल इंक्रीज हो रहा है और वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है आपके पास, पावर इंक्रीज हो रही है। वाई एक्सिस पे क्या हो रहा है, पावर इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है जीरो से ऐसे इंक्रीज होते 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 ए तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, ए तक पहुंचा। लेकिन ए के बाद थोड़ा आगे जाएगा, उसके और आगे जाएगा और आगे जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ए तक पहुंचने के बाद यहाँ पे तो देखिए मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर, क्योंकि ये जो आपके पास साइन का जो कर्व आ रहा है कौन सा कर्व है, पी का कर्व है और किसका कर्व है, पीएम का कर्व है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आपको देखने के लिए मिला एट पॉइंट ए, तो क्या हो जा रहा है एट पॉइंट ए देखिए क्या हो जा रहा है, एट पॉइंट ए पे पीई और पीएम दोनों कैसे हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। एट पॉइंट ए पीई इज इक्वल टू पीएम, अगर दोनों पॉइंट अगर सेम हो जाएंगे तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा पीई माइनस पीएम वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा मतलब क्या, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, डी एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। मतलब क्या जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल होगा वो भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा था इसके पहले देखिए क्या हो रहा था। इसके पहले आपके पास जो सिंक्रोनस स्पीड था, सिंक्रोनस स्पीड कैसा था, ज़्यादा था, रोटर का स्पीड कैसा था, कम होते जा रहा था। अब रोटर का स्पीड कैसा था, कम होते जा रहा था। तो मतलब जैसे भी आप यहाँ तक पहुंचे तुरंत जो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो जाएगी। रोटर की स्पीड भाई होते एक मोशन में मतलब क्या कम होते जा रही है, कम होती जा रही है। सपोज अगर मैं ऐसा बोल दिया कि आपके पास सपोज अगर रोटर इस डायरेक्शन में घूम रही है तो मतलब धीरे 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 कम होगा, तुरंत थोड़ी ना कम होकर जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि उसका इनर्शिया की वजह से क्या करेगी और थोड़ा रोटेट करना मोटर क्या कर जाएगी आपकी, स्टार्ट करेगी एक किसके पर्टिकुलर कंडीशन तक पहुंचेगी तब तक क्या करेगी रोटर कंटिन्यू करेगी, उसका जो डी एक्सेलरेशन क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ए पे एक्चुअली मोटर रुक सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम है कि ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप डायरेक्टली एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज अ मैकेनिकल सिस्टम, सो इट विल टेक सम टाइम टू गेट सेटल डाउन। सो ऑब्वियसली ड्यू टू दिस रीजन योर मोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट ड्यू टू इनर्शिया, इट विल कंटिन्यू टू रोटेट व्हाट, इनर्शिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा ना, एट ए पॉइंट पे स्टेबिलिटी मिल गई, स्टेबल पॉइंट मिल गया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट डायरेक्टली इंस्टेंटेनियसली इट विल नॉट स्टॉप एट point A, it will continue to move away from the point A बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब क्या, ए के ऊपर क्या करेगी आपकी मोटर अभी रोटेट करना, मतलब ए के ऊपर चला जाएगा ऑपरेटिंग पॉइंट। अब ए के ऊपर क्या करेगा, ऑपरेटिंग पॉइंट चला जाएगा, ए के ऊपर जाएगा इस टाइप से ऐसा चला जाएगा। अब आप में से जैसे भी थोड़ा कुछ टाइम लैप्स हुआ, कुछ टाइम जाने के बाद आपको रोटर को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज अगर मैं बी नाम दे दूँ तो पॉइंट बी पे क्या नजर आ रहा है, इस पॉइंट बी पे तो अपन को ऐसा नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे जो पावर होगी आपके पास, ये देखिए जो इलेक्ट्रिकल पावर का कर्व है, मतलब क्या अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर की बात करूँ, सपोज अगर मैं इसको P1 बोल दूँ तो मतलब क्या इलेक्ट्रिकल पावर P1 इज ग्रेटर देन व्हाट, PM। अब जब आपके पास, अब मैं सपोज अगर यहाँ पे बात करूँ एट पॉइंट बी अगर सपोज मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास, हियर इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन व्हाट, मैकेनिकल पावर। अगर इलेक्ट्रिकल पावर मैकेनिकल पावर से ज्यादा होगा तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन मतलब क्या, रोटर का स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होने की कोशिश करेगा। मतलब क्या रोटर का स्पीड ज्यादा है सिंक्रोनस स्पीड की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, सॉरी एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन हो रहा है तो मैंने क्या बोला कि देखिए जब एक्सेलरेशन होगा तो पी ज्यादा है पीएम के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या है कि रोटर का स्पीड ज्यादा है किसी कंपैरिजन में, सिंक्रोनस स्पीड के कंपैरिजन में। अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है तो देखिए क्या होने वाला होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज रोटर स्पीड विच इज ग्रेटर देन व्हाट, सिंक्रोनस स्पीड। तो डी डी एल बाई डी टी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। डी डी एल बाई डी टी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, मतलब क्या डी डी एल बाई डी टी क्या करेगा अभी, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल होगा इसके कंपैरिजन में, इसके पहले के कंपैरिजन में अब क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब क्या डेल डिक्रीज कर जाएगा, मतलब क्या करेगा, डेल डिक्रीज करेगा। डेल डिक्रीज कर रहा है मतलब क्या, अब जो आपके पास जिस पॉइंट तक आपका ऑपरेटिंग पॉइंट पहुंचा था यहाँ से क्या करेगा, डेल देखिए इसके आगे अगर जाएगा तो इंक्रीज करेगा डेल, क्योंकि डेल इस एक्सिस पे इंक्रीज कर रहा है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या जो ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग पॉइंट है अभी वो क्या करेगा, पीछे आना स्टार्ट कर देगा, रिवर्स आना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए क्योंकि डेल डिक्रीज कर रहा है, डेल क्या कर रहा है अभी, डिक्रीज कर रहा है। डेल डिक्रीज इसके लिए कर रहा है क्योंकि रोटर क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। रोटर एक्सेलरेट कर रही है मतलब क्या, डी डेल बाय डी टी अब कैसे हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, मतलब क्या डेल का वैल्यू निगेटिव हो रहा है। डेल निगेटिव मतलब क्या, डी डेल बाय डी टी निगेटिव मतलब डेल का डिक्रीमेंट होना। मतलब क्या, अब जो ये ऑपरेटिंग पॉइंट, अब जो पॉइंट होगा आपके पास, अब ये बी पॉइंट क्या करेगा, पीछे आना स्टार्ट करेगा। अब ये क्या करेगा, एक्सक्यूज में, अब ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट मतलब यहाँ से जो पॉइंट होगा आपके पास, ये पॉइंट क्या करेगा, पीछे आना स्टार्ट करेगा, पीछे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट ए तक आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा, ए तक आ जाएगा। अब आप फिर से बोलोगे कि सर अगर मतलब यहाँ से पीछे आना उसने स्टार्ट किया तो डेल तक आने के एट ऑपरेटिंग पॉइंट ए तक आने के बाद तो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर दोनों पावर सेम हो जाएगी, क्योंकि डेल की डिक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था, यहाँ से देखिए जैसे डेल आपका डिक्रीज हो रहा था, उसके जैसे भी आपने पॉइंट बी से ए तक आना स्टार्ट कर दिया तो डेल क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। जैसे डेल डिक्रीज करेगा तो क्या डिक्रीज होगा, साइन डेल डिक्रीज होगा। जैसे भी साइन डेल डिक्रीज होगा तो उसके प्रोपोर्शन में क्या डिक्रीज होगा, पावर डिक्रीज होगी। जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर होगा तो पावर डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही है। पावर का डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जैसे भी आप पॉइंट ए तक पहुंचेंगे तो पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा आपके पास, पॉइंट ए पे पीई और पीएम दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर एट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इस अभी जो मतलब जो रिवर्स ट्रेसिंग हो रही है इस कर्व की, तो एट पॉइंट ए पे क्या हो जाना चाहिए, एट पॉइंट ए पे तो डायरेक्टली जो आपका पास ऑपरेटिंग पॉइंट है उसको तो वहां पे सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन वही प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे भी, जो इनर्शिया वाला, क्योंकि जैसे भी आपके रोटर का स्पीड अगर बहुत ज्यादा मतलब एक्सेलरेट कर रही है आपके रोटर, तो तुरंत थोड़ी ना जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट तो वो क्या कर जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या करेगी, उसके ड्यू टू इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू रोटेट फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम and then it will see that yes this is the operating point which I have got right now, so I should get settled down। ऐसा रोटर सोचेगी। इसका मतलब क्या, एट पॉइंट ए के पास आने के बाद भी डायरेक्टली यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होगा, ड्यू टू इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू रोटेट। ठीक है, तो कंटिन्यू टू रोटेट जब करेगी मतलब आपके रोटर एट पॉइंट ए पे आने के बाद भी अगर वो सेटल डाउन नहीं हो रही, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू रोटेट। अगर ड्यू टू इनर्शिया इफ इट विल कंटिन्यू टू रोटेट इट मीन्स डी डेल बाई डी टी विल कंटिन्यू टू डिक्रीज आफ्टर पॉइंट ए एज वेल। ठीक है, पॉइंट ए के बाद भी क्या करेगा, वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि अभी जो आपका जो ट्रेसिंग होगा इस डायरेक्शन में स्टेप से शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसा थोड़ा कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ तक आने के बाद उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे जो मैकेनिकल पावर है ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, कम होगा। जैसे भी आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसको क्या पता चला, मैकेनिकल पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर कम है। इसका मतलब क्या, जो ये इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही वाला कंडीशन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये डीएक्सेलरेशन वाला केस आ जाएगा, क्योंकि देख सकते हो आप मैकेनिकल पावर ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा कम है, तो क्या होगा, डीएक्सेलरेशन। डीएक्सेलरेशन मतलब क्या, रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है। जैसे भी आपके पास रोटर की स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा डी डेल बाई डी टी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डी डेल बाई डी टी इंक्रीज मतलब क्या, डेल इंक्रीज होगा। फिर से क्या होगा, ये जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ से क्या करेगा, ए की ओर क्या करेगा, ए से जाना स्टार्ट करेगा। फिर भी वो सोचेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे पी एम और पी दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया इट विल कंटिन्यू टू रोटेट एट पॉइंट बी। मतलब क्या, ये कंटिन्यूसली बी से ए से क्या करेगा, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, फिर ए से बी, इसके बीच में क्या करेगा, ड्यू टू इनहेरेंट ऑसोलेशन, और मैं कह सकता हूँ उसको क्या, इट विल गेट सेटल डाउन अल्टीमेटली एट इंफिनिटी, और आई कैन से इन स्टेडी स्टेट इट विल गेट सेटल डाउन, बट दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े पर्टिकुलर समय के लिए क्या करेगा, प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। उसके बाद ए पे सेटल डाउन कर जाएगी, और ए के करस्पॉन्डिंग जो आपके पास एंगल होगा डेल, मैं उसको नाम दे रहा हूँ, सपोज अगर मैं उसको नाम दे दूँ डेल नॉट, ठीक है, उसको नाम दे दूँ मैं डेल नॉट, तो डेल नॉट पे क्या कर जाएगी, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे आपकी जो मशीन है वो क्या कर जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी। और उसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, ऑपरेटिंग जो एंगल बनेगा, दैट ऑपरेटिंग लोड एंगल विल बी व्हाट, डेल नॉट, बट दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, दिस विल टेक व्हाट, अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि इंटरनल जो उसका जो बिहेवियर होने वाला है, इंटरनल बिहेवियर उसका ऐसा होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा आपके पास, ये जो डेल होगा, डेल कंटिन्यूसली कांस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे आप कह नहीं सकते हो कि ट्रांसिएंट में तो आपको देखने के लिए मिल रहा है, मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे कि किसी एक पॉइंट पे उस कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली होते जा रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो इसकी वजह से क्या है, डेल का कंटिन्यूसली पोजीशन, उसका कंटिन्यूसली एंगल चेंज होते जा रहा है। ठीक है, मतलब जो ऑपरेटिंग एंगल है वो कंटिन्यूसली आपको कैसा नजर आ रहा है, चेंजिंग नेचर का आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हंटिंग ऑकर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, हंटिंग ऑकर होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला क्या था, मैंने बोला था कि सपोज अगर मेरे पास अगर मेरा स्टेटर है और मेरा अगर सपोज एक हैंड रोटर है, तो उसमें डेल का वैल्यू कंटिन्यूसली रोटेट हो रहा है, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूसली आपको ऑसिलेशंस देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, कंटिन्यूसली ऑसिलेशंस देखने के लिए मिलेगा। एंड दिस फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हंटिंग। दिस फेनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, हंटिंग। अब अपन उसके कॉजेज देख लेंगे और उसकी वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, वो प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे, तो उनके बारे में अब अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन ने अभी देखा यहाँ पे कि जो आपके पास जो ऑपरेटिंग जो पॉइंट होता है आपके पास, जो ऑसिलेशंस अपन को कंटिन्यूसली देखने के लिए नजर आ रहे थे, तो ऑपरेटिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग की क्या करते हैं, ऑसिलेशंस नजर आते हैं। ठीक है, सो मैं लिख रहा हूँ क्या, देखिए सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस
machine oscillates about a operating point. अब वहाँ पे जो ऑपरेटिंग पॉइंट था ए था, तो उस ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपने देखा था कि डेल कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज ये हो रहा था. तो मैं लिख रहा हूँ कि सिंक्रोनस मशीन ऑसिलेट अबाउट ए ऑपरेटिंग पॉइंट, अबाउट ए व्हाट ऑपरेटिंग पॉइंट. अब सवाल होगा किसकी वजह से हो रहा था. तो मैंने आपको अलग अलग रीजन बताए थे. क्या सडन चेंज इन लोड, सडन चेंज इन इनपुट, यू कैन से लाइक दिस. देन यू कैन ऑल्सो से डैट सडन चेंज इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब डायरेक्टली फॉल्ट वगैरह आ गया इसकी वजह से. मैंने उस टाइम पे आपको समझाते वक्त ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस उनको मैंने बोला था कांस्टेंट, ठीक है. लेकिन अगर देखा जाए तो अगर आप ई एफ को भी चेंज करें तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा, चेंज होगा पावर. हाँ, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होगा आपके पास, ई एफ चेंज होने की वजह से, मतलब ई एफ को चेंज किया जा सकता है आई एफ की वजह से. सो सडन चेंज इन द फील्ड करंट ऑल्सो कैन कॉज दी ऑसिलेशन इन द सिस्टम, ठीक है. वो भी क्या कर सकता है, हंटिंग को प्रोड्यूस कर सकता है. और अपन ऐसा भी कह सकते हो कि जो लोड होता है आपके पास या जो ड्राइव होता है जो आपने लोड पे कनेक्ट किया होता है, मैंने बोला कि जैसे कि मशीन है आपके पास, मोटर वगैरह है कि जो मैकेनिकल लोड की जो डिमांड है, तो टॉर्क और मतलब मैं कह सकता हूँ कि तो लोड और ड्राइव विच कंटेन दी हार्मोनिक्स, तो उसकी वजह से भी क्या होगा आपके पास, उसकी वजह से भी हंटिंग ऑकर हो सकती है. तो अपन अलग अलग जो उसके रीजन है उसके बारे में लिख लेते हैं, ठीक है. तो उसका सबसे पहले रीजन क्या लिखेंगे अपन, उसका सबसे पहले रीजन लिखेंगे सडन चेंज इन लोड. क्या, सडन चेंज इन लोड, ठीक है. उसके बाद क्या, फॉल्ट इन द सिस्टम या सडन फॉल्ट इन द सिस्टम, यू कैन से फॉल्ट इन द सिस्टम. या आईएफ को अगर आप चेंज करोगे तो उसकी वजह से आएगा सडन चेंज इन फील्ड करंट, सडन चेंज इन फील्ड करंट. देन द लोड या ड्राइव, लोड और ड्राइव कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क्स, कंटेनिंग, वो ऑब्वियस कर देखिए उसमें हार्मोनिक कंपोनेंट आ जाएंगे तो उसकी वजह से उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगी, क्योंकि जो टॉर्क बनता है कार से बनता है, फ्लक्स और करंट से बनता है आपके पास, ठीक है. तो अगर उसमें हार्मोनिक्स है तो ऑब्वियस उसमें करंट जो होगी उसके करंट की एक्सप्रेशन उसमें हार्मोनिक हो सकते हैं, ठीक है. उसमें हार्मोनिक्स तो टोटल करंट बढ़ जाएगी, टोटल करंट बढ़ने की वजह से आई स्क्वायर और लॉसेस बढ़ जाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ जाएगा, इफिशिएंसी डाउन हो सकती है, ठीक है. तो ये सारे प्रॉब्लम उसमें आ सकते हैं. हाँ, ठीक है. तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, दिस विल बी कंटेनिंग द लोड और ड्राइव कंटेनिंग हार्मोनिक टॉर्क कंपोनेंट, हार्मोनिक टॉर्क, ठीक है. तो ये सारे उसके अलग अलग क्या हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से सिस्टम में क्या हो सकता है, हंटिंग आ सकती है, या कह सकते हो कि सिंक्रोनस मशीन विल कंटिन्यू टू ऑपरेट अबाउट दी, कंटिन्यू टू ऑसिलेट अबाउट द ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है. अब इसकी वजह से देखिए प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, डिफिकल्टीज क्या क्या आ सकती है, ठीक है. तो इसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि डिफिकल्टीज जो जो आने वाली है उनके बारे में बात कर लेते हैं. और आई कैन से व्हाट, इट मे कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, ठीक है. द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मशीन ड्यू टू दिस ऑल दिस रीजंस. देखिए उसकी वजह से क्या होगा, इट विल कॉज अ सीवियर मैकेनिकल स्ट्रेस इनटू द शाफ्ट ड्यू टू विच, और मैं कह सकता हूँ कि मैकेनिकल फटिग्स भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है. तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला जो होगा, इट विल कॉज फटिग इन द शाफ्ट. स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, फटिग इन द शाफ्ट, ठीक है. या मैं कह सकता हूँ कि मैकेनिकल फटिग बोल सकते हो चाहे तो आप उसको, ठीक है. जैसे इट विल कॉज मैकेनिकल फटिग इन द शाफ्ट, ठीक है. इट विल इंक्रीज, या ठीक है, इंक्रीज, इट विल इंक्रीज द लॉसेस, जैसे कि मैंने बोला ड्यू टू हार्मोनिक टॉर्क, इट विल increase the losses and hence temperature, and hence temperature, ठीक है. it will cause great surges in power and current waveforms, या in power and current, ठीक है. it will cause great surges, क्योंकि कंटिन्यूसली डायरेक्टली ऐसे
ऑसोलेट होते जा रहे हैं आपकी मशीन तो डायरेक्टली मोटर, तो ऑब्वियसली उसमें डायरेक्टली क्या होगा ना कि उसके जो सर्जेस आना स्टार्ट कर देगा आपके इसमें, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली बहुत इंस्टेंटेनियस हो रहा है इसके लिए, सो इट विल कॉज ग्रेट सर्जेस इन पावर एंड करंट, पावर एंड करंट, ठीक है। तो ये सारे डिफिकल्टीज अपन को फेस करनी पड़ेगी ड्यू टू हंटिंग, ठीक है। अब सवाल होगा कि इनको चेंज कैसे किया जा सकता है, इनके ऊपर ओवरकम कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अगर अपन को ओवरकम करना है तो उसके लिए ओवरकम कैसे किया जा सकता है, जो आपका शाफ्ट है ना, शाफ्ट इतना बहुत जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या है ना, अपन उसको फ्लाईव्हील कनेक्ट कर देते हैं, फ्लाई को क्या कर देते हैं, फ्लाईव्हील कनेक्ट कर देते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा ना, बहुत जल्दी आपका शाफ्ट, और मैं कह सकते हो बहुत जल्दी रोटर के इसमें चेंज नहीं आएगा, बहुत जल्दी रोटर का स्पीड चेंज नहीं होगा। अपने देखा था ना कि ये जो ऑसोलेशंस वगैरह आ रहे थे किसकी वजह से आ रहे थे, ड्यू टू रोटर इनर्शिया आ रहा था। और ऑब्वियसली अगर उसका मैंने थोड़ा अगर वेट बढ़ा दिया, या मैं कह सकता हूँ कि उसका अगर थोड़ा उसके ऊपर अगर ऑलरेडी थोड़ा अगर लोड बढ़ा दिया, मतलब कि जो कह सकते हैं कि फ्लाईव्हील की वजह से क्या होगा ना, ये बहुत जल्दी चेंज नहीं करेगी उसकी पोजीशन है, बहुत जल्दी उसका ये चेंज नहीं हो सकता है, हाँ कह सकता है कि उसका जो वेरिएबल कैपेसिटी है वो चेंज नहीं हो सकती, कहने का मतलब। या मैं कह सकता हूँ कि डैम्पर वाइंडिंग वगैरह, ये तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, डैम्पर वाइंडिंग यूज़ करके भी पढ़ सकते हैं, या उसको कम किया जा सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसका जो सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट वाला मैंने जो उसको पहले कंसेप्ट बताया था, कि अगर उसका सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट या जो आपकी मशीन है उस मशीन का अगर स्टीपनेस बढ़ा दिया जाए, तो उसमें चांसेस है कि क्या होगा, आपके पास जो हंटिंग वाला फिनोमेना है, दिस फिनोमेना विल बी अवॉइडेड, ठीक है। तो मैं थोड़ा उसके बारे में लिख देता हूँ चाहे तो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन उसको ओवरकम कैसे कर पाएंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूज में भी उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अगर ये पता होगा अपन को तो ऑब्वियसली कि अपन उसको बहुत अच्छे से ये कर पाएंगे, ठीक है। अब इतना दूर जाने की क्या बात है, यहीं पे अपन उसको कर लेते हैं। देखिए, hunting can be overcome by the following ways. Hunting can be overcome by using flywheel, ठीक है। सबसे पहले अपन फ्लाईव्हील के बारे में बात कर लेते हैं। बाय यूजिंग फ्लाईव्हील, ठीक है। उसके बाद क्या यूज कर सकते हैं अपन, बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है, या बाय इंक्रीजिंग द सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट या स्टीपनेस फैक्टर या स्टीपनेस कोएफिशिएंट, ठीक है। सो क्योंकि इसके बारे में अपन ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो बाय इंक्रीजिंग steepness factor, or I can say what, synchronizing power coefficient, क्या synchronizing power coefficient, इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से अपन हंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अब देखिए इस जो डैम्पर वाइंडिंग है, डैम्पर वाइंडिंग के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। इसको क्या करते हैं अपन, जो आपके पास जो पोल फेसेस होते हैं ना, जो पोल्स होते हैं उनके जो फेसेस होते हैं, उसके पोल फेसेस में अपन क्या करते हैं, डैम्पर बार्स अपन उसमें ऐसे रॉड्स होते हैं, बस इन रॉड्स को अपन क्या करते हैं उसमें इंसर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और दोनों को क्या करते हैं, जो रॉड्स होते हैं उसके जो दोनों एंड्स होते हैं, जो फ्रंट एंड और जो उसका लास्ट एंड जो होता है, दोनों को अपन क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं, ठीक है। इसकी अब होगा क्या, दोनों बार्स को अगर मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, शॉर्ट सर्किट इसके लिए करते हैं ताकि पाथ कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो जैसे भी क्या होगा, मैंने बोला कि जो रोटर का स्पीड है, जैसे भी उसका सिंक्रोनस स्पीड से अगर उसका स्पीड कुछ अगर डेविएट हो गया, तो मतलब क्या सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड दोनों की स्पीड में क्या हो जाएगा, कुछ एक रिलेटिव मोशन आएगा। और मैं कह सकता हूँ क्या, देयर विल बी सम स्लिप डेफिनेटली विल बी देयर, क्योंकि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड अगर दोनों स्पीड सेम नहीं, तो ऑब्वियसली जो स्पीड का जो डेविएशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, रिलेटिव मोशन आएगा। उस रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, ये जो स्टेशनरी कंडक्टर है उसमें क्या हो जाएगा, इस स्टेशनरी कंडक्टर में क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें क्या होगा, करंट आएगा। उस करंट की वजह से एडी करंट का इस करंट की वजह से डैम्पर करंट जो होगा, डैम्पर वाइंडिंग में जो करंट आएगा, उस करंट की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। दैट टॉर्क विल ट्राई टू दैट
torque will try to bring the rotor to the what synchronous position, or I can call what it will try to bring it to the what जो उसका ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, जो उसका एक्चुअल पॉइंट होता है कि जहाँ पे उसने ऑपरेट करना चाहिए, कि जहाँ पे उस सिंक्रोनिज्म मेंटेन कर सकते हैं, उस पॉइंट तक क्या करेगा आपको जो डैम्पिंग वाइंडिंग की वजह से या डैम्पर बार्स की वजह से आने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या करेगा, वो रोटर को वहां तक लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना डेविएट कर रहा था उतना टॉर्क क्या कर देगी, ये वाली जो आपके डैम्पर वाइंडिंग होगी या डैम्पर बार्स होंगे ये वाले क्या करेंगे, उसको वहां तक लाने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बोला, जो आपके पास पोल फेसेस होते हैं उसके जो पोल फेसेस में क्या करेंगे अपन, ये जो डैम्पर बार, ये जो रॉड्स है कंडक्टर्स, उनको बस अपन ऐसे मतलब कि ऐसे छोटे छोटे ऐसे, जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला एक रॉड है, ठीक है, इसको बस वहां पे क्या करना है, उसके जो पोल फेसेस होंगे आपके पास, ठीक है, जो पोल फेसेस होते हैं इनके पोल फेसेस में अपन क्या करेंगे, उनको देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये जो रॉड्स है, रॉड्स को अपन क्या करेंगे, बस वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, और इनको क्या कर देंगे अपन, शॉर्ट सर्किट कर देंगे दोनों एंड से। अब शॉर्ट सर्किट करने की वजह से क्या होगा, जैसे भी रिलेटिव मोशन आया तो शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर, जैसा रोटर में होता है आपके पास जो वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर होता है या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, उसमें क्या करते हैं अपन, बस रोटर को क्या कर देते हैं, रोटर कंडक्टर्स को अपन क्या कर देते हैं, दोनों साइड से अपन शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। जैसे भी उसमें रिलेटिव मोशन आया तो रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किटेड कंडक्टर, तो अभी से उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से उसमें करंट आएगा, करंट की वजह से क्या आएगा, टॉर्क आ जाएगा। दैट टॉर्क विल ट्राई टू हेल्प, इट विल ट्राई टू assist the rotor to bring into what synchronism and it will try to overcome the hunting, क्योंकि जैसे भी आपके पास सिंक्रोनिज्म में आपकी मशीन आ गई तो ऑब्वियस उसमें हंटिंग आने वाला सवाल ही नहीं आता, ठीक है, हंटिंग अपने आप वहाँ पे रिमूव हो जाएगी। तो डैम्पर्स बार जो होते हैं ना, उसका दो अलग अलग एप्लीकेशंस है, एक के मतलब कि वो हंटिंग को रिमूव करने का भी होता है, और दूसरा मैंने जब स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर जब मैंने समझाई थी कि देयर आर द डिफरेंट मेथड्स by means of which we can start a machine। तो इनिशियली क्या होता है ना, सिंक्रोनस मोटर इज नॉट अ सेल्फ स्टार्ट मोटर, इन ऑर्डर टू मेक इट सेल्फ स्टार्ट वी गो फॉर व्हाट, डैम्पर्स बार्स, वी गो फॉर व्हाट, डैम्पर बार। क्योंकि क्या होता है, इनिशियली आपके रोटर क्या होगी, इनिशियली आपके रोटर जो होगी वो तो स्टैंड स्टिल कंडीशन पे होगी, क्योंकि रोटर तो डायरेक्टली घूमेगी नहीं एट स्टैंड स्टिल कंडीशन पे, जो इनिशियल पोजीशन होगा। अब क्या होगा, जैसे भी आपने सप्लाई दिया तो ऑब्वियसली कि जैसे मैंने बोला था आपको कि जो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उनका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल का कम होता है। जैसे भी आपने सप्लाई दिया तो आपके सप्लाई की वजह से आने वाला जो फील्ड हो गया आपके पास, फील्ड का स्पीड तो जो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, लेकिन मैकेनिकल स्पीड जीरो है, रोटर क्या होगी, जीरो। तो आपके पास सिंक्रोनस स्पीड और जो आपके पास मैकेनिकल स्पीड, या मैं कह सकता हूं कि रोटर का स्पीड, दोनों की स्पीड में अभी डेफिनेटली इतना ज्यादा लार्ज डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब कि मशीन इज नॉट स्टार्टेड, योर मशीन इज नॉट रोटेटिंग एट दिस मोमेंट। तो उसको रोटेट करने के लिए थोड़ा कुछ तो उसको ना जर्क, या मैं कह सकता हूं उसको थोड़ा कुछ असिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जो असिस्टेंस होगा उसको, दैट असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय डैम्पर बार्स, दिस बार्स विल ट्राई टू मेक द मोटर सेल्फ स्टार्ट, दिस बार्स विल ट्राई टू व्हाट, दिस बार्स विल ट्राई टू ब्रिंग द मोटर टू द सेल्फ स्टार्ट। अब ये वो आपके पास सैलिएंट पोल मोटर के बारे में, क्योंकि उसी के जो पोल्स होते हैं स्टेप्स होते हैं आपके पास, ठीक है, उसके पोल्स कैसे, सैलिएंट पोल मोटर के या सैलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के, जनरेटर मोटर दोनों में इस टाइप से उसके पोल होते हैं। लेकिन जो आपका सिलेंड्रिकल रोटर होता है उसमें तो ऐसा होता नहीं, उसमें तो डायरेक्ट आपके पास सिलेंड्रिकल रोटर होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें डैम्पर बार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जो स्टील की जो आपने मटेरियल यूज किए होते हैं, स्टील जो रोटर यूज किया होता है उसमें डायरेक्टली वो एडी करंट पाथ प्रोवाइड कर देता है। और जैसे भी आपका इस टाइप का कंडीशन आता है तो उसमें क्या होगा, जो एडी करंट पाथ ना, दैट विल ट्राई टू प्रोड्यूस what it will try to produce the eddy torque, and that torque will try to eliminate the concept of hunting. That torque will try to reduce the hunting, it will not try to let it dominate, so there will not be any concept of that much, मतलब ये कंसेप्ट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं रहेगा इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर मशीन्स की, जितना आपके पास साइलेंट में होता है। और उसमें ज़रूरत भी नहीं है सिलेंड्रिकल में आपको ये ऐसा सेपरेट डैम्पर बार्स वगैरह लगाने की, क्योंकि उसमें एडी करंट पाथ अवेलेबल होता है, तो एडी करंट डायरेक्टली प्रोड्यूस हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में। एंड दैट, क्योंकि ऑब्वियस कि आपने मटेरियल ऐसा यूज़ किया तो मतलब उसमें तो एडी करंट आ ही सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो एडी करंट टॉर्क प्रोवाइड कर देगा, एडी टॉर्क विल ट्राई टू एलिमिनेट दी हंटिंग। बात समझ में आ गई। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन आपके पास हंटिंग के बारे में। और एक बात मैं बता दूं कि जो डैम्पर वाइंडिंग्स होती है उसके दो अलग अलग कंस्ट्रक्शन पॉसिबल होते हैं। एक होता है ओपन टाइप ऑफ डैम्पर, दूसरा होता है क्लोज टाइप ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप जाके पढ़ सकते हो उसको। बस इसमें एक होता है कि जैसे कि इसके एडजेसेंट जो पोल होगा आपके पास, इसके एडजेसेंट जो पोल होगा, इस पोल में जब अगर आप जब आप यहाँ पे जो डैम्पर बार्स इनको अगर ऐसा लगा दोगे तो ये और ये दोनों कैसे कनेक्टेड नहीं, इसके डैम्पर बार्स और इनके डैम्पर बार कनेक्टेड नहीं। जहाँ पे ऐसा दोनों को अगर नट और बोल्ट से अपन जब दोनों को अगर फिक्स कर देंगे, यहाँ पर नट बोल्ट्स लगा के अगर दोनों को अपन कनेक्ट कर देंगे तो उसको बोलेंगे दिस विल बी क्लोज टाइप डैम्पर बार्स। और जब ये नहीं रहेंगे दोनों के बीच में तो ये बनेगा ओपन टाइप डैम्पर बार्स। ठीक है, तो इतना सिंपल है। इसके बारे में ऐसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब ऐसे इंटरव्यू में तो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स में भी उसके बारे में राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हंटिंग ऐसा डेफिनेटली पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आप उतना पूरा याद रखना। देखिए उसमें पूछेगा क्या, आपको उसके रीजंस बताने होंगे कि हंटिंग ऑकर्स इनटू द सिस्टम बिकॉज ऑफ दोज 4 डिफरेंट पॉइंट्स।
व्हाट आर द डिफिकल्टीज विच आर फेस्ड बाय द मशीन, तो मैंने बोला कि इट विल प्रोड्यूस द मैकेनिकल स्ट्रेस, इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस द मैकेनिकल फटीग इनटू द शाफ्ट, इट विल इंक्रीज द हार्मोनिक लॉसेस ड्यू टू विच करंट विल इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन द करंट टेम्परेचर विल इंक्रीज, ठीक है, ये सब उसमें आ जाएगा। इट विल, आप कंटिन्यूसली अगर उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू प्रोड्यूस दी सर्जेस इन करंट एंड पावर, एक्सक्यूज में, ठीक है, ये सब रहा। उसके बाद अपन को पूछेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन रिड्यूस द हंटिंग, तो एक है आपके पास बाय यूजिंग फ्लाईव्हील, डैम्पर वाइंडिंग, एक्सक्यूज मी, एंड बाय इंक्रीजिंग द स्टिफनेस फैक्टर, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपके पास जरिए है कि जिनकी वजह से अपन हंटिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे नेक्स्ट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच।